हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज फिफ्थ चैप्टर है जियोग्राफी का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सभी मोस्ट हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठते हैं जीके के अंतर्गत। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो जीके की एनसीईआरटी बुकों से ही हर चैप्टर से निकलते हैं। ठीक है, जब आपके पेपर होंगे आपके सामने में प्रॉपर तरीके से बाय एनालिसिस एक एक चीज को मैं बताऊंगा विद चैप्टर के किस चैप्टर में से ये क्वेश्चन उठा है तीनों सब्जेक्टों में से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। ठीक है, सीधा स्लाइड पर चलते हैं। खनिज संसाधनों के बारे में जानेंगे और ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है तो पार्ट वन करेंगे आज हम। ठीक है, पार्ट वन करने जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत। एक मिनट रुके, पेन ले लेता हूं मैं। यस, ठीक है। तो खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। खनिज के भंडार, लौह आश्चर्य की बात होगी, ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक गैस, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से, ये सभी टॉपिक इन क्लासों में मैं करवाऊंगा इस क्लास के अंतर्गत जितने भी पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है। सबसे फर्स्ट है खनिज, मिनरल के बारे में जान लेते हैं कि खनिज क्या चीज है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे खनिज कहा जाता है। जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उनको खनिज कहा जाता है। खनिज के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। एक तो धात्विक जिसमें धातु पाई जाती है, अधात्विक जिसमें धातु नहीं पाई जाती, ऊर्जा खनिज, इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आज के समय में। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं धात्विक खनिज क्या होता है। धात्विक खनिज में आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंतर्गत धातु पाई जाती है उसको धात्विक खनिज कहा जाता है। सबसे फर्स्ट है लोहा धातु, जैसे फेरस मेटल होता है, लोहा शक, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि सभी किसके एग्जाम्पल है, लोह धातु के। एलोह धातु का होता है जो तांबा, लेड, टिन, बॉक्साइट आदि किसी के एलोह के। इसमें बहुमूल्य खनिज होते हैं जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, इसके बहुमूल्य खनिज है क्योंकि इनके काफी अधिक मात्रा में रुपए की मात्रा होती है इनकी। आपको पता है सोने के रेट, चांदी के रेट, प्लेटिनम के रेट सभी को पता होगी। अधात्विक खनिज जो होते हैं अभ्रक है, लवण है, पोटाश है, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर है, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब चीजें आपके घरों में आजकल एक क्रेज चल रहा है इन चीजों को लगवाने का। टाइल सबसे ज्यादा लग रही है आजकल। ऊर्जा खनिज जो होती है कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, ये सभी क्या है, ऊर्जा खनिज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने खनिज के भंडारों के बारे में बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट है अगण्य और उपरांतिक चट्टानों में जो मिलते हैं खनिज के भंडार। इस प्रकार की चट्टानों में जो अगण्य और उपरांतिक, इसकी बात हो रही है। इस प्रकार की चट्टानों में खनिज के छोटे जमाव सिरों के रूप में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में खनिज के बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब खनिज पिघली हुई अवस्था या गैसीय अवस्था में होती है तो खनिजों का निर्माण अगण्य और उपरांतिक चट्टानों में होता है। इस अवस्था में खनिज दरारों में होते हुए और भूमि की ऊपरी सतह तक पहुंच जाती है। उदाहरण के टीन, जस्ता, लेड आदि ये इसके उदाहरण अगण्य और उपरांतिक चट्टानें। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ इसको। इन अगण्य और उपरांतिक चट्टानों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं विद इमेज के साथ। ठीक है, अब अवसादी चट्टानें मैं बता देता हूँ। इन सेडिमेंट्री, इस प्रक्रिया की चट्टानों में खनिज परतों में पाई जाती है। ठीक है, लेयर्स वाइज जो होते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे कोयला है, लोहा स्टक है, जिप्सम है, पोटास लवण है, सोडियम लवण है, ये सभी आपके क्या अवसादी चट्टानें हैं। धरातली चट्टानों का अपघटन द्वारा जब चट्टानों को घुलनशील अवयव को अपरदन हो जाता है तो बचे हुए अपशिष्ट में खनिज रह जाता है। बॉक्साइट जैसे कि निर्माण इसी तरह से होता है। बॉक्साइट जो होता है ना, इसी प्रकार से उसका निर्माण होता है। ठीक है, धरातली चट्टान के अंतर्गत ही जलोढ़ जमाव के रूप में इस तरह से बने हुए खनिज नदी के बहाव द्वारा लाए जाते हैं और जमा होते हुए ऐसे खनिज रेतीले घाटी के तली में और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। ऐसे में वो खनिज मिलते हैं जिनका अपरदन जल द्वारा ही नहीं किया जाता, ये नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे सोना है, चांदी है, टीन है, प्लेटिनियम, ये सभी जलोढ़ जमाव के रूप में उपस्थित होते हैं। महासागर के जल में ये समुद्र में पाए जाने वाले ज्यादातर खनिज इतने विरल होते हैं, इतने दूर दूर अधिक मतलब सघन तो होते नहीं है, विरल माध्यम में पाए जाते हैं। काफी लेट में इनका रिसर्च होता है, मतलब खूब टाइम लगता है इनको सर्च करने में। ठीक है, ढूंढने में जो भी कुछ है ये आर्थिक महत्व के नहीं होते, लेकिन समुद्र के जल में साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन निकाला जाता है। ये इंपोर्टेंट है, नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, ये सभी महासागर के जल के भीतरी हिस्सों में मिलता है अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट है लोहा हस्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छी क्वालिटी के लोहे हस्तक में लोहे की अच्छी मात्रा होती है। मैग्नेटाइट में 70% लोहा होता है, इसलिए इसे सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा हस्तक माना जाता है। अपने उत्तम चुंबकीय गुण के कारण यह लोहा विद्युत उपयोग के लिए अच्छा माना जाता है। हेमेटाइट में 50 से 60% लोहा होता है और इसे मुख्य औद्योगिक लोहा हस्तक में माना जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया है, विद चैप्टर के साथ आप पढ़ लेना, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इनको पार्ट वाइज इमेज क्रिएट कर रखी है। नेक्स्ट है भारत में लोहा हस्तक के मुख्य बेल्ट कौन कौन सी है। उड़ीसा झारखंड की बेल्ट, एक मिनट रुकें, पानी है, कभी कुछ और समझो। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उड़ीसा झारखंड वाली बेल्ट उड़ीसा के मयूरभंज और केंद्र झर जिले के बादाम पहाड़ की खानों में हाई ग्रेड हेमेटाइट ऐसक मिलता है। झारखंड के सिंहभूमि जिले के गुआ नोआमुंडी में खानों में हेमेटाइट ऐसक मिलता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, यह बेल्ट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बैलिदला पहाड़ों में हाई ग्रेड हेमेटाइट ऐसक मिलता है। इन पहाड़ों में सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ऐसक 14 भंडार है। इन खानों के लोहे के विशाखापट्टनम के बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया तक निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये देख लो आप। ठीक है, विद इमेज के साथ भी देख लेना, कोई दिक्कत ना, इमेज क्रिएट कर रखी है मैंने। ठीक है, बेल्लारी चित्रदुर्ग दुर्ग या चिकमगलूर बेल्ट जो होती है, यह बेल्ट कर्नाटक में पड़ता है। पश्चिमी घाट में स्थित केंद्रमुख की खानें 100% निर्यात के लिए उत्पादन करती हैं। यहाँ के लोहा हस्तक सलरी के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलोर निकट के बंदरगाह तक फैली जाते हैं। मंगलोर कहाँ पर है? बेंगलोर के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र में गोवा बेल्ट जो होती है, इस बेल्ट में गोवा राज्य और महाराष्ट्र का रत्नगिरी जिले होता है। यहाँ के खानों में आश्यक अच्छी क्वालिटी के नहीं है। इन आयसकों में मार मागो पोर्ट से निर्यात किया जाता है। कहाँ से? मारमागो से। अब मैग्नीज के बारे में पढ़ देते हैं कि मैग्नीज का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्टील फेरो मैग्नीज ऐसे के निर्माण में होता है। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक पेंट बनाने में किया जाता है। किसका? मैग्नीज का। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 10%, कर्नाटक में 11%, उड़ीसा में 25%, महाराष्ट्र में 25%, मध्य प्रदेश 27%, अन्य में 2% मिलती है। क्या? मैग्नीज। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तांबा कॉपर। तांबा एक महत्वपूर्ण ऐसा है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली के तार में, इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक उद्योग में होता है। तांबा सबसे पुरानी धातु है हमारी। मध्य प्रदेश की बालाघाट की खानों में 52% तांबा निकलता है और 48% शेर के साथ राजस्थान तांबे का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है या राज्य है। तांबे का उत्पादन झारखंड के सिंहभूम जिलों में भी होता है। ठीक है, ये तांबे की निर्यात हो रहा है, मतलब उत्पादन हो रहा है, निकाल रहे हैं कुल मिला के खानों से। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कई चीजों बनाने का होता है क्योंकि यह हल्का और मजबूत होता है। एल्यूमिनियम के एसिड को बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट के मुख्य भंडार अमरकंटक के पठार, मैकाल पहाड़ी, बिलासपुर कटनी के पहाड़ों में क्षेत्रों में बॉक्साइट का उत्पादक उड़ीसा है, जहां 45% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और उड़ीसा में बॉक्साइट के मुख्य भंडार पंचपतमाली, कोरापुट जिलों में होते हैं। अब जैसे कि ये पहाड़ है, एक बात कहना चाहता हूँ, जिस पहाड़ है यहाँ से खोद दिए ये, ठीक है, कहीं से कुछ कितना कोई मतलब कि यहाँ से खोद, ये पहाड़ है, यहाँ से खोदा, फिर यहाँ से छोड़ा, फिर यहाँ से खोदा, यहाँ से छोड़ा, यहाँ से खोदा, यहाँ से छोड़ा, मतलब जगह जगह से छोड़ छोड़ कर ऐसे कर देते हैं। और कहीं कहीं पर ज्यादा खाइयाँ हो जाती है, कहीं पर समतल मैदान हो जाते हैं, कहीं पर कुछ। तो ऐसा है, वहां पर ना तो लोग बस सकते, ना ही कोई फैक्ट्री खुल सकती, वो जमीन पूरी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कोई योजना या कुछ ऐसा कुछ स्कीम निकाली जाए जिससे प्रॉपर तरीके से एक तरफ से इनको खोजा जा सके, ना ही भूमि जो होते हैं ना, भूमि का प्रयोग होता है हमारे द्वारा या किसानों के द्वारा, कुछ भी किसी भी चीज में प्रयोग कर सकते हैं, उस चीज का भी फायदा मिले हमें। ठीक है, चाहे कभी कुछ भी फसल, कोई तो फसल होगी कभी ना कभी तो टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं। ठीक है, अब कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पहाड़ है, ना तो निकला जाएगा वहां से, ना कुछ है। ठीक है, ना कोई चीज उपजाऊ हो सकती है वहां पर। तो इसी चीजों में सोचा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरी तो ये सोच है। अभ्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो पतली प्लेटों के कई लेयर से बना होता है। कुछ ही सेंटीमीटर अभ्रक की शीट में हजारों प्लेटें हो सकती हैं। अभ्रक के पास उच्च हाई इलेक्ट्रिक शक्ति है, निम्न ऊर्जा हॉर्स फैक्टर इंसुलेशन प्रॉपर्टी, हाई वोल्टेज में रेजिस्टेंस की शक्ति होती है, इसलिए अभ्रक के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इस अभ्रक का। अभ्रक के भंडार छोटा नागपुर के किनारे पाए जाते हैं। झारखंड के कोडरमा हजीराबाद बेल्ट अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। अभ्रक का उत्पादन राजस्थान के अजमेर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी
होता है। अभ्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग तरीके से अलग स्लाइड में डाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है खनन का दुष्प्रभाव कैसे हो रहा है। खानों में काम करने वाले मजदूर, आसपास से रहने वाले लोगों के लिए खनन एक घातक उद्योग है। खन खानकों के कठिन के लिए परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। खान के अंदर नैसर्गिक रोशनी नहीं मिल पाती। खानों में हमेशा खान की छत गिरने और पानी भरने, आग लगने का खतरा रहता है। खान के आसपास के इलाकों में धूल की भरी समस्या होती है। खान से निकलने वाली सिलरी से सड़कों और खेत को नुकसान पहुंचता है। इन इलाकों में घर और कपड़े ज्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं और खानकों को सांस की बीमारी होने लग खतरा अधिक रहता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, खानों से वो भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। खनन वाले क्षेत्रों में सांस की बीमारी केस अधिक होते रहते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस लानी चाहिए हमारी सरकार को। ठीक है, खनिज का संरक्षण कैसे किया जाए। खनिजों के बारे में बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जैसे मैं पहले पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। इसलिए खनिज अनवीकरणीय योग्य संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। जिस तेजी से हम खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में खनिजों का पुनर्भरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, इसलिए खनिजों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन के बारे में हम, एक मिनट रुके। ऊर्जा संसाधन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। पार्ट 2 करेंगे विद क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे भाइयों, बहुत अच्छे तरीके से ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैं इसको पार्ट 2 में बांट रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और ना ही लंबी क्लास को आपको लगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं भाइयों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को भाइयों। ठीक है।